लोकसभा के प्रथम चरण में हुए मतदान के कम प्रतिशत को यूडीएच मंत्री ने बताया भाजपा के पक्ष में। प्रतिद्वंदी पार्टी के उम्मीदवार सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में बताया निराशा का माहौल। देश के विकास में आपका वोट अमूल्य, कहा खर्रा ने। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, हर क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, विश्व की सभी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, हमारे युवा रोजगार के लिए देश से बाहर नहीं जाएं, यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय परिसर में आयोजित ओबीसी प्रकोष्ठ सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि चुनाव से पूर्व एक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, आप अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से कहना, मोदी ने आपको राम राम कहा है, एक भी घर न छूटे, सभी से संपर्क करें और भाजपा के पक्ष में मतदान क्यों करना है यह भी बताएं। जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का जिक्र करते हुए कहो कि जो लाभकारी योजनाएं प्रधानमंत्री ने बनाई हैं वे गरीब, वंचित, शोषित, महिला, युवा और किसान के लिए जो योजनाएं चलाई हैं उसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बौखलाई हुई है, किसी भी प्रकार से इस बार भाजपा सत्ता में ना आए, केंद्र में मोदी सरकार ना बने, इसके लिए सभी दल और घटक मिलकर एक हो गए हैं। वे सभी मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की कोई दशा नहीं है, ना कोई दिशा है। पिछली कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए खर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है, उन्होंने कभी भी गरीब और किसान का भला नहीं किया। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नाकामी के कई उदाहरण देकर बताया कि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पर हमेशा हावी रहता था, आतंकवादी गतिविधियां द्वारा रोजाना हत्याएं की जाती थी, परंतु 2014 के बाद देश की दिशा बदली, कश्मीर से आतंकवादी और धारा 370 हटा दी गई, आज कश्मीर में शांति बहाल है। यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों में युद्ध के बीच में सुरक्षित लाना, अभिनंदन को पाकिस्तान से लाना, कोरोना जैसी महामारी से देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में टीकाकरण लगाना, भारत की जनता को सुरक्षित करना, यह सब जनता के वोट और सहयोग से ही संभव हो सकता है। खर्रा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। आप सभी 26 अप्रैल को सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाकर भाजपा को वोट दें और जो मतदाता छूट गए उन्हें प्रोत्साहित कर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने की अपील करें और उन्हें बताएं कि मोदी जी को वोट देकर आप देश का भला करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व मंचासीन अतिथियों द्वारा मां भारती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान अतिथियों का स्वागत भी किया गया। मुख्य अतिथि झाबर सिंह खर्रा, यूडीएच मंत्री चंपालाल गैदर, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रमेश सोनी, जिला शहर अध्यक्ष बीरम देव सिंह, शहर जिला प्रभारी धर्मेश जैन, महेंद्र सिंह रावत, राहुल जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। सम्मेलन से पूर्व यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों का भी बड़ी साफ गोई और बेबाकी से जवाब दिया। शादियों का माहौल, गर्मी, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में मायूसी और उनकी मायूसी देखकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सुस्ती, क्योंकि जब मैदान में अगर बराबर का पहलवान दिखाई नहीं दे तो सामने वाला पहलवान थोड़ा ढीला पड़ जाता है। कांग्रेस तो खुशी मना रही है कि खुशी 4 तारीख को पता चल जाएगा। वोटिंग शेयर बीजेपी का घटा होगा या बड़ा होगा, इस एनालिसिस से? अब मैं तो मेरे सीकर लोकसभा क्षेत्र का कह सकता हूँ, कांग्रेस का हमारे यहाँ गठबंधन था, मार्क्सवादी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था और सर्वाधिक कम मत कांग्रेस के मतदाताओं ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन अच्छा प्रतिशत हुआ है। अब बाकी जगह के बारे में मैं जब वहाँ मौके पे नहीं था तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन सीकर में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों के मतों का प्रतिशत कम रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी कम रहा है, लेकिन अच्छी संख्या में मतदान हुआ है। यूडीएच मंत्री पहले कोटा से आते थे, इतना विकास उन्होंने कोटा में किया, इसके बावजूद भी उनकी जीत का अंतर 2-2.5-3 हज़ार रहा। तो विकास अब क्या चुनाव में मायने नहीं रखता, जीत का पैमाना नहीं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि विकास दूसरी प्राथमिकता पे,
आज जाति, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्म, बहुत से मुद्दे हैं जिनको मतदाता प्रथम स्थान पर रखता है, देश की एकता, अखंडता और देश के विकास को सेकंड पर रखता है। केवल मात्र 2019 का चुनाव था जब हिंदुस्तान के मतदाता ने राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखा था। अभी इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि विकास तो अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक और एकमात्र मुद्दा है कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। और एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमारे जिन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, इसकी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अर्पण किया था, हम उनके सपनों के, उनकी उम्मीदों को हकीकत में बदलकर इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित और श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकें। ये एकमात्र लक्ष्य भारतीय जनता। कांग्रेस भी यही कहती है कि राष्ट्र को जो हमने बनाया तो अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की तारीख के जितने भी मुद्दे हैं, इतिहास पढ़ा कीजिए। बात करते हैं ईवीएम पे आरोप लगाने की। पहली बार बूथ लूटा गया 1946 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम बहुत जल्द भारत छोड़कर जाने वाले हैं और हम सत्ता उसे हस्तांतरित करेंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नेताओं ने मंथन किया और मंथन में एक बात उभर कर आई, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए महाधिवेशन बुला लिया तो एक भी नेता की मनमानी नहीं चलेगी, जनता चुचाएगी। उसका तोड़ निकाला गया। उस समय कांग्रेस के लिहाज से 15 प्रांत थे। 15 प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया, उनसे मतदान करवाया गया और उस मतदान में 12 मत माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में डाले गए। 2 मत आचार्य कृपलानी के पक्ष में थे, 1 मत अन्य के पक्ष में था और जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसके पक्ष में एक भी मत नहीं था। ये पहला लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। और उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने जब कबीलाई वेशभूषा में जम्मू कश्मीर पे हमला किया, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह प्रधानमंत्री से गुहार लगाते रहे कि हमें सैन्य सहायता दो वरना पाकिस्तान हमको निगल जाएगा। 3 दिन तक जम्मू कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दी गई। चौथे दिन आज जिस प्रकार से यहाँ अधिवेशन हो रहा है, एक कार्यक्रम था, देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, लॉर्ड माउंटबेटन बैठे थे, देश के सेनाध्यक्ष बैठे थे और उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सेनाओं के कमांडर हुआ करते थे, वो बैठे थे। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में मायूसी और उनकी मायूसी देखकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सुस्ती, क्योंकि जब मैदान में अगर बराबर का पहलवान दिखाई नहीं दे तो सामने वाला पहलवान थोड़ा ढीला पड़ जाता है। कांग्रेस तो खुशी मना रही है कि खुशी 4 तारीख को पता चल जाएगा। वोटिंग शेयर बीजेपी का घटा होगा या बड़ा होगा, इस एनालिसिस से? अब मैं तो मेरे सीकर लोकसभा क्षेत्र का कह सकता हूँ, कांग्रेस का हमारे यहाँ गठबंधन था, मार्क्सवादी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था और सर्वाधिक कम मत कांग्रेस के मतदाताओं ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का प्रतिशत कम रहा लेकिन अच्छा प्रतिशत रहा। अब बाकी जगह के बारे में मैं जब वहाँ मौके पे नहीं था तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं, लेकिन सीकर में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों के मतों का प्रतिशत कम रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी कम रहा है, लेकिन अच्छी संख्या में मतदान हुआ। यूडीएफ मंत्री पहले कोटा से आते थे, इतना विकास उन्होंने कोटा में किया, इसके बावजूद भी उनकी जीत का अंतर 2-2.5-3 हज़ार रहा। तो विकास अब क्या चुनाव में मायने नहीं रखता, जीत का पैमाना नहीं है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि विकास दूसरी प्राथमिकता पे आज जाति, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्म,
बहुत से मुद्दे हैं जिनको मतदाता प्रथम स्थान पर रखता है, देश की एकता अखंडता और देश के विकास को स्वीकृत। केवल मात्र 2019 का चुनाव था जब हिंदुस्तान के मतदाता ने राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखा। अभी इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि विकास तो अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक और एकमात्र मुद्दा है कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। और एक लंबी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमारे जिन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, इसकी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अर्पण किया था, हम उनके सपनों के, उनकी उम्मीदों को हकीकत में बदलकर इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित और श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकें। ये एकमात्र लक्ष्य भारत। कांग्रेस भी यही कहती है कि राष्ट्र को तो हमने बनाया, तो उसमें अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की तारीख के जितने भी मुद्दे हैं, इतिहास पढ़ा की बात करते हैं। ईवीएम पे आरोप लगाने के लिए पहली बार बूथ लूटा गया 1946 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम बहुत जल्द भारत छोड़कर जाने वाले हैं और हम सत्ता उसे हस्तांतरित करेंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नेताओं ने मंथन किया और मंथन में एक बात उभर कर आई, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए महाधिवेशन बुला लिया तो एक भी नेता की मनमानी नहीं चलेगी, जनता जो चाहेगी। उसका तोड़ निकाला गया। उस समय कांग्रेस के लिहाज से 15 प्रांत थे। 15 प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को बुलाया गया, उनसे मतदान करवाया गया और उस मतदान में 12 मत माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में डाले। 2 मत आचार्य कृपलानी के पक्ष में थे, 1 मत अन्य के पक्ष में था और जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसके पक्ष में 1 भी मत नहीं था। ये पहला लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। और उसके बाद आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने जब कबायलाई वेशभूषा में जम्मू कश्मीर पे हमला किया, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह प्रधानमंत्री से गुहार लगाते रहे कि हमें सैन्य सहायता दो वरना पाकिस्तान हमको निगल जाएगा। 3 दिन तक जम्मू कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दी गई। चौथे दिन आज जिस प्रकार से यहाँ अधिवेशन हो रहा है, एक कार्यक्रम था, देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, लॉर्ड माउंटबेटन बैठे थे, देश के सेनाध्यक्ष बैठे थे और उस समय पाकिस्तान जातिगत गणना के बारे में क्या सोचते? देखिए, ये देश पहले ही जातियों में इतना बटा हुआ है, अभी आवश्यकता है एकता की। और ऐसे समय में अगर कोई इस प्रकार की मांग करता है, वैसे सामान्यतः सबको हमको पता है कि कौन कितनी मात्रा में है, लेकिन उसे अनावश्यक तूल देना इस देश को विखंडित करने का प्रयास है। जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे विश्व में बनी हुई हैं और देश में भी जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें हमें एकता और अखंडता पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोई प्रश्न है? आना सागर झील का मुद्दा आपने भी देखा होगा, पहले भी देखा होगा, अभी देखा। आना सागर झील का मुद्दा विषय जो है भले अजमेर का हो, लेकिन राजस्थान की छवि धूमिल हो रही है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के जो फोटो हैं वो पहुँच रही है। तो क्या लगता है ये जो मुद्दा है केवल चुनाव आचार संहिता के चलते ही हुआ है? 3 साल से ये जो मामला है और सरकार भले परिवर्तन हुई हो, लेकिन केंद्र में तो सरकार रहती है। देखिए, पैसा भारत सरकार ने दिया, कार्यकारी एजेंसी राजस्थान सरकार थी और राजस्थान में जिस प्रकार की सरकार थी और उन्होंने स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के हाथ पांव जिस प्रकार से बांध रखे थे, मैं समझता हूं मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब सरकार बदली है, समय नहीं मिल पाया, आचार संहिता हटते ही समय मिलेगा। अजमेर आएंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, एक एक अधिकारी से जवाब तलब करेंगे, जिम्मेदारी तय करने का प्रयास करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास करके जो काम खराब हो गए उनमें जितना सुधार हो सकता है
का सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो निगम के जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल प्रशासन की है? आपके नगर निगम के मेयर के अधिकार कांग्रेस सरकार ने या नगर परिषदों के सभापतियों के या नगर पालिकाओं के चेयरमैनों के अधिकार जिस प्रकार एक तरह से सीज कर रखे थे, एक कमेटी बना रखी थी, उस कमेटी में 3 सरकारी अधिकारी थे और एक हमारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि था। और आपको पता है कमेटियों के निर्णय हमेशा बहुमत से होते हैं और सरकारी अधिकारी सरकार के इशारे पे अपना मत रखते थे। इसलिए हमारे चाहे मेयर हों और चाहे हमारे सभापति हों, वो जो चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाए। जो उनका जो चाह रहे थे वो काम तो हो रहे थे, बाकी जो चाह रहे नहीं हो रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी जो काम चाह रही थी, महापौर जो चाह रही थी वो नहीं होते थे, अब होंगे। अब जनता जो चाहेगी वो काम होंगे। ना अधिकारी चाहेंगे वो होंगे, ना हमारे जनप्रतिनिधि चाहेंगे होंगे। जनता का जो मानस होगा, जनता जो चाहेगी, जनता कहेगी कि हमारे ये काम होने चाहिए, वो काम होंगे। कामों को लेकर के यहाँ से कई शिकायत होगी, जनप्रतिनिधियों ने करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, हमारी सरकार बनने और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में बहुत कम समय मिला। बीच में अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार मेरा अजमेर आना हुआ था, एक रात्रि का प्रवास था, मुझे आगे जाना था और उस दिन मैंने आपकी स्मार्ट सिटी के मामले में और आपकी झील के मामले में अवलोकन भी किया है और निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि स्मार्ट सिटी में जो काम हुए उनके क्रियान्वयन में और आना सागर झील में जो काम हुए उनके क्रियान्वयन में जो गड़बड़ियां हुई हैं और जिसकी वजह से अजमेर की सुंदरता भी खराब हुई है और आना सागर में जलकुंभी का प्रभाव भी बढ़ा है, ये सारी बातें मेरे संज्ञान में हैं और जैसे ही आचार संहिता हटेगी आपको 2024 में हम लगभग आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त करेंगे। सर, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो टोटल भाजपा के हैं, बोर्ड भी भाजपा का है नगर निगम में, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो हमारे समय में तो हुआ नहीं, गत सरकार के समय में सारा काम हुआ है और आपको पता है कि चुने हुए स्वायत्त शासन के बोर्ड हों और चाहे पंचायत राज हो, सरकार ने उनकी किस प्रकार की हालत कर रखी थी। सारे अधिकार फ्रीज कर रखे थे और अधिकारियों को सारे अधिकार दे रखे थे, क्योंकि जो कमेटियां बना रखी थी उसमें अधिकारियों का बहुमत था, जनप्रतिनिधि केवल मात्र एक महापौर था या चेयरमैन हुआ करते थे, बाकी उपायुक्त हो, ईओ हो, कमिश्नर हो, जेईएन हो, एटीपी हो, तो बहुमत उनका रहता था। और आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारियों को किस कदर, कर्मचारियों को किस कदर उस सरकार में नचाया जाता था, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब जैसे ही चुनाव की आचार संहिता हटेगी, मैं आपके अजमेर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक भी लूंगा और आपके नगर निगम की समीक्षा बैठक भी लूंगा और जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसमें जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो विकास की गति रुकी है उस विकास की गति को भी बढ़ाएंगे और जितना कुछ हमसे बन पड़ेगा हम अजमेर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये पैसा भारत सरकार ने दिया, कार्यकारी एजेंसी राजस्थान सरकार थी और राजस्थान में जिस प्रकार की सरकार थी और उन्होंने स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के हाथ पांव जिस प्रकार से बांध रखे थे, मैं समझता हूं मेरे से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी। अब सरकार बदली है, समय नहीं मिल पाया, आचार संहिता हटते ही समय मिलेगा। अजमेर आएंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, एक एक अधिकारी से जवाब तलब करेंगे, जिम्मेदारी तय करने का प्रयास करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास करके जो काम खराब हो गए
उनमें जितना सुधार हो सकता है उसका सुधार करने का प्रयास करें। तो निगम के जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केवल प्रशासन की है। आपके नगर निगम के मेयर के अधिकार कांग्रेस सरकार ने या नगर परिषदों के सभापतियों के या नगर पालिकाओं के चेयरमैनों के अधिकार जिस प्रकार एक तरह से सीज कर रखे थे, एक कमेटी बना रखी थी, उस कमेटी में 3 सरकारी अधिकारी थे और एक हमारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे। और आपको पता है कमेटियों के निर्णय हमेशा बहुमत से होते हैं और सरकारी अधिकारी सरकार के इशारे पे अपना मत रखते थे। इसलिए हमारे चाहे मेयर हों और चाहे हमारे सभापति हों, वो जो चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ। तो जो उनका जो चाह रहे थे वो काम तो हो रहे थे, बाकी जो चाह रहे हैं वो नहीं हुए। जो वो आप चाह ये रहे कह हैं कि कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी जो काम चाह रही थी, महापौर जो चाह रही थी वो नहीं होते थे, अब होंगे। बाकी अब जनता जो चाहेगी वो काम होंगे। ना अधिकारी चाहेंगे वो होंगे, ना हमारे जनप्रतिनिधि चाहेंगे होंगे। जनता का जो मानस होगा, जनता जो चाहेगी, जनता कहेगी कि हमारे ये काम होने चाहिए, वो काम होगा। पर क्यों नहीं ऐसा करते? आप मुझे एक बात बताइए, आपको एक उदाहरण सुनने 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ। आप तक आप भी यही सुनते आए, हम भी यही सुनते आए कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये भी सुना होगा 43,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने बंधक बना लिया। युद्ध में 4 तरह की बातें होती हैं, जो सुरक्षित घर लौट आए, जो शहीद हो जाएं, जो घायल हो जाएं, जो युद्धबंदी बन जाएं और जो लापता हो गए। 1971 के भारत पाक युद्ध में कितने भारतीय सैनिक युद्धबंदी हुए किसी को पता है आज तक? आपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को महीनों बिरयानी खिलाकर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया। लेकिन भारतीय सेना के जो जाबाज जवान पाकिस्तान की जेलों में युद्धबंदी थे, उनके बारे में 1 सेकंड उस समय की सरकार ने चिंता नहीं की। और ये पोल कब खुली? आपकी प्रेस ने भी उस समय खूब हल्ला मचाया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने भी नाम छापा।